अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सायमा इसहाक। आलमी अदब से आज एक हिंदी अफसाना लेकर हाजिर हुई हूँ जिसे तहरीर किया है भीषम साहनी ने और उसका तर्जुमा किया है इनाम नदीम ने। अफसाने का उन्वान है फैसला। इन दिनों हीरा लाल और मैं अक्सर शाम को घूमने जाया करते थे। शहर की गलियां उलांग कर हम शहर के बाहर खेतों की तरफ निकल जाते थे। हीरा लाल को बातें करने का शौक था और मुझे उसकी बातें सुनने का। वो बातें करता तो लगता जैसे जिंदगी बोल रही है। उसके वाकयात और कहानियों का अपना फलसफियाना रंग होता। लगता जो कुछ किताबों में पढ़ा है सब गलत है, बर्ताव की दुनिया का रास्ता ही दूसरा है। हीरा लाल मुझसे उम्र में बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन उसने दुनिया देखी है। बड़ा तजुर्बाकार और गहरी नज़र का आदमी है। उस रोज़ हम गलियां उलांग चुके थे और बाग की लंबी दीवार को पार कर ही रहे थे जब हीरा लाल को अपनी पहचान का एक आदमी मिल गया। हीरा लाल उससे बगलगीर हुआ, बड़े तपाक से उससे यूं बातें करने लगा गोया बहुत दिनों बाद मिल रहा हो। फिर मुझे मुखातिब करके बोला, आओ मैं तुम्हारा तारुफ करा दूं, ये शुक्ला जी हैं। फिर खुशकुन आवाज में कहने लगा, इस शहर में चिराग लेकर भी ढूंढने जाओ तो उन जैसा नेक आदमी तुम्हें नहीं मिलेगा। शुक्ला जी के चेहरे पर आजिज़ी की हल्की सी सुर्खी दौड़ गई। उन्होंने हाथ जोड़े और एक धीमी सी झींप भरी मुस्कुराहट उनके होंठों पर कांपने लगी। इतना नेक सीरत आदमी ढूंढे से भी नहीं मिलेगा। जिस ईमानदारी से उन्होंने जिंदगी बिताई है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। ये चाहते तो महल खड़े कर लेते, लाखों रुपया इकट्ठा कर लेते। शुक्ला जी और ज्यादा झेंपने लगे। तभी मेरी नजर उनके कपड़ों पर गई। उनका लिबास वाकई बहुत सादा था। सस्ते से जूते, घर का धुला कुर्ता पाजामा, लंबे बंद गले का कोट और खिचड़ी मूछें। मैं उन्हें हेड क्लर्क से ज्यादा का दर्जा नहीं दे सकता था। जितनी देर उन्होंने सरकारी नौकरी की, एक पैसे की रवादार नहीं हुए। अपना हाथ साफ रखा। हम दोनों एक साथ ही नौकरी करने लगे थे। ये पढ़ाई के फौरन बाद कंपटीशन में बैठे थे और कामयाब हो गए थे और जल्द ही मजिस्ट्रेट बनकर फिरोजपुर में मुकर्रर हो गए थे। मैं भी उन दिनों वहीं पर था। मैं मुतासर होने लगा। शुक्ला जी अभी तक लजाते हाथ जोड़े खड़े थे और अपनी तारीफ सुनकर सुकड़ते जा रहे थे। इतनी सी बात तो मुझे भी खटकी कि आम सा कुर्ता पाजामा पहनने वाला शख्स आमतौर पर मजिस्ट्रेट या जज नहीं होता। जज होता तो कोट पतलून होती, दो तीन अर्दली इर्द गिर्द घूमते नजर आते। कुर्ते पजामे में भी कभी कोई जज होता है? इस झेप, खामोशी और तारीफ में ये बात रह ही गई कि शुक्ला जी अब कहाँ रहते हैं, क्या रिटायर हो गए हैं या अब भी सरकारी नौकरी करते हैं। और इनकी खैरियत पूछकर हम लोग आगे बढ़ गए। ईमानदार आदमी क्यों इतना ढीला ढाला होता है, क्यों सुकड़ता झेंपता रहता है? ये बात कभी भी मेरी समझ में ना आ सकी। शायद इसलिए कि ये दुनिया पैसे की है। जेब में पैसा हो तो खुद एहतरामी का जज्बा भी आ जाता है, लेकिन अगर जूते सस्ते हों और कुर्ता पाजामा भी घर का धुला हो तो दामन में ईमानदारी भरी रहने पर भी आदमी झेंपता सुकड़ता ही रहता है। शुक्ला जी ने फंड कमाया होता, भले ही बेईमानी से कमाया होता, तो उनका चेहरा दमकता, हाथ में अंगूठी धमकती, कपड़े घुम घुम करते, जूते चमचमाते, बात करने के तरीके से ही रोब झलकता। खैर हम चल दिए। बाग की दीवार पीछे छूट गई। हमने पुल पार किया और जल्द ही फितरत के फैले हुए वसी आंगन में पहुंच गए। सामने हरे भरे खेत थे और दूर नीलमा की छीनी चादर ओढ़े छोटी छोटी पहाड़ियां खड़ी थी। हमारी लंबी सैर शुरू हो गई थी। इस माहौल में हीरा लाल की बातों में अपने आप ही फलसफे की लहर आ जाती थी। एक किस्म का गैर जानिबदारानापन, कुछ कुछ खामोश सा, गोया फितरत के अजीम पसमंदर के आगे इंसानी जिंदगी के तर्ज अमल को देख रहा हो। थोड़ी देर तक तो हम चुपचाप चलते रहे। फिर हीरा लाल ने अपना बाजू मेरे बाजू में डाल दिया और आहिस्ता से हंसने लगा। सरकारी नौकरी का उसूल ईमानदारी नहीं है, दफ्तर की फाइल है। सरकारी अफसर को दफ्तर की फाइल के मुताबिक चलना चाहिए। हीरा लाल गोया अपने आप से बातें कर रहा था। वो कहता गया, इस बात की उसे फिक्र नहीं होनी चाहिए कि सच क्या है और झूठ क्या है, कौन क्या कहता है। बस ये देखना चाहिए कि फाइल क्या कहती है। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे हीरा लाल की दलील बड़ी अजीब सी लगी। हर सरकारी अफसर का फर्ज है कि वो सच की जांच करे। फाइल में तो अनसंड भी लिखा हो सकता है। ना ना ना,
फाइल का सच ही उसके लिए वाहिद सच है। उसी के मुताबिक सरकारी अफसर को चलना चाहिए, ना 1 इंच इधर ना 1 इंच उधर। उसे ये जानने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए कि सच क्या है और झूठ क्या है। ये उसका काम नहीं है। बेगुनाह आदमी बेशक पिसते रहे। हीरालाल ने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसके बरक्स वो मुझे उन्हीं शुक्ला जी का किस्सा सुनाने लगा। शायद उन्हीं के बारे में सोचते हुए उसने ये तबसरा किया था। जब ये आदमी जज होकर फिरोजपुर में आया तो मैं वहीं पर था। ये उसकी पहली नौकरी थी। ये आदमी सचमुच इतना नेक, इतना मेहनती, इतना ईमानदार था कि तुम्हें क्या बताऊं। सारा वक्त उसे इस बात की फिक्र लगी रहती थी कि उसके हाथ से किसी बेगुनाह को सजा ना हो जाए। फैसला सुनाने से पहले उससे ये पूछता कि असलियत क्या है, कसूर किसका है, गुनाहगार कौन है। मुलजिम तो मीठी नींद सो रहा होता और जज की नींद हराम हो जाती थी। अगर मैं भूल नहीं कर रहा तो अपनी माँ से उसने वादा भी किया था कि वो किसी बेगुनाह को सजा नहीं देगा। ऐसी ही कोई बात उसने मुझे सुनाई भी थी। छोटी उम्र में तमाम लोग आदर्शवादी होते हैं। वो जमाना भी उसूल पसंदी का था, मैंने इजाफा किया। लेकिन हीरालाल कहे जा रहा था। आधी आधी रात तक ये दस्तावेजात पढ़ता और मेज से चिपटा रहता। इसे यही डर खाया जाता कि कहीं इससे कोई भूल ना हो जाए। एक एक केस को बड़े गौर से जांचा करता था, फिर यूं हाथ झटक कर और सर टेढ़ा करके, गोया इस दुनिया में सही क्या है और गलत क्या है इसका अंदाजा लगा पाना कभी मुमकिन ही ना हुआ। हीरालाल कहने लगा, इन्हीं दिनों फिरोजपुर के नजदीक एक कस्बे में एक वारदात हो गई और केस कचहरी में आया। मामूली सा केस था। कस्बे में रात के वक्त किसी राह जाते मुसाफिर को पीटा गया था और उसकी टांग तोड़ दी गई थी। पुलिस ने कुछ आदमी हिरासत में ले लिए थे और मुकदमा उन्हीं शुक्ला जी की कचहरी में पेश हुआ था। आज भी वो सारा वाकया मेरी आंखों के सामने है। अब जिन लोगों को हिरासत में लिया गया था उनमें इलाके का जेलदार और उसका जवान बेटा भी शामिल थे। पुलिस की रिपोर्ट थी कि जेलदार ने अपने लठेत भेजकर इस राहगीर को पिटवाया है। जेलदार खुद भी पीटने वालों में शामिल था। साथ में उसका जवान बेटा और कुछ दीगर लठेत भी थे। मामला वहीं रफा दफा हो जाता अगर उस राहगीर की टांग न टूट गई होती। मामूली मारपीट की तो पुलिस परवाह नहीं करती, लेकिन इस मामले को पुलिस नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। खैर, गवाह पेश हुए, पुलिस ने भी मामले की तहकीकात की और पता यही चला कि जेलदार ने इस आदमी को पिटवाया है और पीटने वाले राहगीर को अदमुआ समझकर छोड़ गए थे। 3 माह तक केस चलता रहा। हीरालाल कहने लगा, केस में कोई उलझन, कोई पेचीदगी नहीं है, मगर हमारे शुक्ला जी को चैन कहाँ। इधर जेलदार की हिरासत में लिए जाने पर कस्बे भर में तहलका समझ गया था। जेलदार को तो तुम जानते हो ना, जेलदार का काम मालगुजारी होता है और गांव में उसकी बड़ी हैसियत होती है। यूं वो सरकारी मुलाजिम नहीं होता। खैर, तो जब फैसला सुनाने की तारीख नजदीक आई तो शुक्ला जी की नींद हराम। कहीं गलत आदमी को सजा ना मिल जाए, कहीं कोई बेगुनाह मारा ना जाए। इधर पुलिस तहकीकात कर रही थी, उधर शुक्ला जी ने अपनी प्राइवेट तहकीकात शुरू कर दी। इससे पूछ, उससे पूछ। जिस दिन फैसला सुनाया जाना था उससे एक दिन पहले शाम कोई शरीफ आदमी उस कस्बे में जा पहुंचे और वहां के तहसीलदार से मिले। वो उनकी पुरानी जान पहचान का था। उन्होंने उससे भी पूछा कि भाई बताओ, अंदर की बात क्या है। तुम तो कस्बे के अंदर रहते हो, तुमसे तो कुछ छुपा नहीं रहता है। अब जब तहसीलदार ने देखा कि जिला कचहरी का जज चलकर उसके घर आया है और जज का बड़ा रुतबा होता है, उसने अंदर की सही सही बात शुक्ला जी को बता दी। शुक्ला जी को पता चल गया कि सारी कारस्तानी कस्बे के थानेदार की है, सारी शरारत उसी की है। उसकी कोई पुरानी अदावत जेलदार के साथ थी और वह जेलदार से बदला लेना चाहता था। एक दिन कुछ लोगों को भिजवाकर एक राह जाते मुसाफिर को उसने पिटवा दिया, उसकी टांग तोड़वा दी और जेलदार और उसके बेटे को हिरासत में ले लिया। फिर एक के बाद एक झूठी गवाही। अब कस्बे के थानेदार की मुखालफत कौन करे, किसकी हिम्मत। तहसीलदार ने शुक्ला जी से कहा कि मैं कुछ और तो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जेलदार बेगुनाह है और उसका इस पिटाई से दूर का भी वास्ता नहीं। वहां से लौटकर शुक्ला एक और जगह भी गया। जहां गया वहां पर उसने जेलदार की तारीफ सुनी। जब शुक्ला जी को यकीन हो गया कि मुकदमा वाकई झूठा है तो उसने घर लौटकर अपना पहला फैसला फौरन बदल दिया और दूसरे दिन अदालत में अपना नया फैसला सुना दिया और जेलदार को गैर मशरूत रिहा कर दिया। उसी दिन वो मुझे क्लब में मिला। वो सचमुच बड़ा खुश था। उसे बहुत दिन बाद चैन नसीब हुआ था।
बार बार भगवान का शुक्र कर रहा था कि वो नाइंसाफी करने से बच गया, वरना उससे बहुत बड़ा गुनाह होने जा रहा था। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो रही थी। ये तो अचानक ही मुझे सूझ गया और मैं तहसीलदार से मिलने चला गया, वरना मैंने तो अपना फैसला लिख भी डाला था, उसने कहा। हीरालाल की बात सुनकर मैं सचमुच मुतासिर हुआ। अब मेरी नज़रों में शुक्ला जी सस्ते जूतों और मेले कपड़ों में एक ईमानदार इंसान ही नहीं था, बल्कि एक दिल गुर्दे वाला, जिंदा दिल और बाहिम्मत इंसान था। उसे बाग की दीवार के पास खड़ा देखकर जो रहमदिली सी मेरे दिल में उठी थी, वो जाती रही और मेरा दिल उसके लिए एहतराम से भर गया। हमें वाकई ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो मामले की तह तक जाएं और बेगुनाह को आंच तक ना आने दें। खेतों के मुंडेरों के साथ साथ हम चलते बहुत दूर निकल आए थे और इस सफ़ेद मुजस्मे तक जा पहुंचे थे जहां से हम अक्सर दूसरे रास्ते पर मुड़ते थे। फिर जानते हो क्या हुआ? हीरालाल ने बड़े सरोकार से कहा। कुछ भी हुआ हो हीरालाल, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि ये आदमी हिम्मत वाला और ईमानदार है और अपने उसूल का पक्का रहा। सुनो सुनो, एक उसूल ज़मीर का होता है तो दूसरा फाइल का। हीरालाल ने दानिशमंदों की तरह सर हिलाया और बोला, आगे सुनो। फैसला सुनाने की देर थी कि थानेदार तो तड़प उठा। उसे तो जैसे सांप ने डस लिया हो। चला था जेलदार को नीचा दिखाने, उल्टा सारे कस्बे में लोग उसकी लानत मलामत करने लगे। चारों तरफ थू थू होने लगी। उसे तो उल्टा लेने के देने पड़ गए, लेकिन वो भी पक्का घाघ था। उसने आओ देखा ना ताओ सीधा डिप्टी कमिश्नर के पास जा पहुंचा। जहां डिप्टी कमिश्नर जिले का हाकिम होता है, वहां थानेदार अपने कस्बे का हाकिम होता है। डिप्टी कमिश्नर से मिलते ही उसने हाथ बांध लिए कि हुजूर, मेरी इस इलाके से तब्दीली कर दी जाए। डिप्टी कमिश्नर ने वजह पूछी तो बोला, हुजूर, इस इलाके को काबू में रखना बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ चोर डकैत बहुत हैं, बड़ी मुश्किल से काबू में रखे हुए हूँ। मगर हुजूर, जहाँ जिला का जज ही रिश्वत लेकर शरारती लोगों को रिहा करने लगे, वहां मेरी कौन सुनेगा? कस्बे का निजाम चौपट हो जाएगा। और उसने अपने तरीके से सारा किस्सा सुनाया। डिप्टी कमिश्नर सुनता रहा। उसके लिए यह पता लगाना कौन सा मुश्किल काम था कि किस अफसर ने रिश्वत ली है या नहीं ली है, कब ली है और किस से ली है। थानेदार ने साथ में यह भी इजाफा कर दिया कि फैसला सुनाने से एक दिन पहले जज साहब हमारे कस्बे में भी तशरीफ लाए थे। डिप्टी कमिश्नर ने बड़ी सोच विचार के बाद कहा, अच्छी बात है, हम दस्तावेज देखेंगे। तुम मुकदमे की फाइल मेरे पास भिजवा दो। थानेदार की बातें खिल गई। वो चाहता ही यही था। उसने झट से फिर हाथ बांध लिए कि हुजूर, एक और अर्ज है। दस्तावेज पढ़ने के बाद अगर आप मुनासिब समझें तो इस मुकदमे की हाई कोर्ट में अपील करने की इजाजत दी जाए। आखिर वही हुआ जिसकी तवक्को थी। डिप्टी कमिश्नर ने मुकदमे की दस्तावेज मंगवाई। शुरू से आखिर तक उसने मुकदमे के कागजात देखे, तमाम शहादतें देखी, एक एक कानूनी नुक्ता देखा और उसने पाया कि वाकई फैसला बदला गया है। कागजों के मुताबिक तो जेलदार मुजरिम साबित होता था। दस्तावेज पढ़ने के बाद उसे थानेदार का यह मुतालबा जायज़ लगा कि हाई कोर्ट में अपील दायर करने की इजाज़त दी जाए। चुनाचे उसने इजाज़त दे दी। फिर क्या, शक की गुंजाइश ही नहीं थी। डिप्टी कमिश्नर को भी शुक्ला की ईमानदारी पर शक होने लगा। ये कहते कहते हीरालाल चुप हो गया। धूप कब की ढल चुकी थी और चारों तरफ शाम के बोझल साए उतरने लगे थे। हम देर तक चुपचाप चलते रहे। मुझे लगा जैसे हीरालाल इस वाक़े के बारे में सोचने के बजाय किसी दूसरी ही बात के बारे में सोचने लगा है। ऐसे चलती है बर्ताव की दुनिया, वो कहने लगा। मामला हाई कोर्ट में पेश हुआ और हाई कोर्ट ने जिला अदालत के फैसले को मंसूख कर दिया। जेलदार को फिर से पकड़ लिया गया और उसे 3 साल सख्त कैद की सजा मिल गई। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में शुक्ला पर लापरवाही का इल्जाम लगाया और उसके इंसाफ पर भी शक का इजहार किया। इस एक मुकदमे से ही शुक्ला का दिल टूट गया। उसका दिल ऐसा खट्टा हुआ कि उसने जिले से तब्दीली करवाने की दरखास्त दे दी। और सच मानो, इस एक फैसले की वजह से ही वह जिले भर में बदनाम भी होने लगा था। सब कहने लगे थे रिश्वत लेता है। बस उसके बाद 5-6 साल तक वो इसी महकमे में घिसटता रहा। उसका प्रमोशन रुका रहा। इसीलिए कहते हैं कि सरकारी अफसर को फाइल का दामन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो फाइल कहे वही सच है, बाकी सब झूठ है। अंधेरा घिर आया था और हम अंधेरे में ही धीमे धीमे शहर की तरफ लौटने लगे थे। मैं समझ सकता हूँ कि शुक्ला के दिल पर क्या बीती होगी और वो कितना हैरान और परेशान रहा होगा। वो कि जो इंसाफ करने का वादा अपनी माँ को देकर आया था। फिर
फिर क्या हुआ? जज्जी छोड़कर शुक्ला जी कहाँ गए? उस्ताद बन गया। और क्या, एक कॉलेज में फलसफा पढ़ाने लगा। उसूलों और आदर्शों की दुनिया में एक ईमानदार आदमी इत्मीनान से रह सकता है। बड़ा कामयाब उस्ताद बना। ईमानदारी का दामन उसने अब भी नहीं छोड़ा है। उसने बहुत सी किताबें भी लिखी हैं, बढ़िया से बढ़िया किताबें लिखता है, पर अमल की दुनिया से दूर, बहुत दूर।